एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है हर कदम पर। पेरेंट्स को भी एक कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाई करवाई जाए और क्या नहीं पढ़ाई करवाई जाए। अब महादशा, अंतदशा, ये ग्रह, ये भाव, ये राशियाँ, ये कैसे काम करती हैं। संडे तो सूर्य का दिन है, संडे काम करने का दिन है, संडे गवर्नमेंट का दिन है। जो हमारे सनातन धर्म की जो ऐसे सीक्रेट्स हैं, ऐसी साइंस हैं। देवी देवता में हजारों साल जी लेते थे, तो मैंने कहा यार हजारों साल देवी देवता क्यों जी लेते थे। तो लिखी गई है भगवान शिव के कहने पे, गणेश जी के निर्देश पर पाराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी लिखी थी और धन्वंतरी जी ने आयुर्वेदा लिखा था। एस्ट्रोलॉजी से देखकर बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिसीज या कौन सा हेल्थ इशू हो सकता है। छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सब्सक्राइब का काम है, कौन से ग्रह का काम है? राहु ग्रह का काम है। ओके। चाय का काम किस ग्रह का काम है? राहु का काम है। कॉफी किसका काम है? राहु का काम है। HR का काम कौन से ग्रह का काम है? देखिए आपको ऑनलाइन काम करना है कि ऑफलाइन काम करना है। अच्छा, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे फिर ग्रह नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष यादव है और आज हम इस पॉडकास्ट में अपने जीवन से, अपनी कामयाबी से जुड़े हुए और हमारी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं कि कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम लोग हैप्पीनेस के साथ जीवन जी सकते हैं और किस तरह से हम लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, उसके लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस किए हैं और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और अलग अलग बिजनेसेस को मैं आज लीड कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 18 साल बिजनेस करके और जो मैंने अपने करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, तो कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन क्या है कि जब आप लगातार किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो और कुछ अपनी लाइफ के लिए, कुछ हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ढूंढते हो, तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपका साथ देता है। और ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। 6 महीने पुरानी बात है। जनरली क्या है, आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं जो कुछ कर रहा था बहुत खुश था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ के लिए जो गोल डिसाइड किए हुए हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ कमी तो है। तो मेरा ऐसा एक टाइम चल रहा था। इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने एक सजेशन दिया। उन्होंने बोला कि यार मैं आपको है ना एक एस्ट्रोलॉजर से मिलाता हूँ। मैंने कहा बोला यार नहीं यार, ये सब है ना, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैंने एक्चुअली क्या गीता को पढ़ा है और मैं रात दिन बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मैंने ज़िंदगी में जो सीखा वो यही सीखा है कि हमें हार्ड वर्क करके ही सक्सेस मिलती है। तो ऐसा मेरा एक टाइम था। तो मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, स्पेशली जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है और आप कामयाबी के एक दौर में होते हो, तब आप ज़रूर ऐसा आपको लगता है कि नहीं यार, ये सब बातें मैटर नहीं करती। लेकिन उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि यार आप जिन एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो उनको कुदरत के द्वारा दिया हुआ या भगवान के द्वारा उनके पास में एक अलग तरह का भगवान का आशीर्वाद है उन पे। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ उनके साथ? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी कभी हमारी तरह एक कॉमन मैन थे और ज़िंदगी में जब उन्होंने भी सक्सेस हासिल की, उनके पास रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार था और अपनी लाइफ में वो ठीक थे, अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक से बढ़कर एक ऐसे तूफान आए कि उनकी लाइफ तहस नहस हो गई। हुआ ये कि वो उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस, अच्छा पैसा, और उनकी गाड़ी घर सब बिक गया, वो बैंकरप्ट हो गए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में एक बड़ी और समस्या कि उनको कैंसर हुआ और उसके बाद जब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को देखा, समझा और अपनी लाइफ के लिए उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आज वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में उनकी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आज वो एक बहुत सफल इंसान हैं, मतलब बहुत से लोग उनको प्यार करते हैं, एक गुरु हैं लोगों के जीवन में। तो मैंने जब उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि वाह यार, एक इंसान
अपनी लाइफ में जीरो से हीरो बन रहे हैं, क्यों ना मैं एक बार उनसे मिलूं। तो जनरली क्या है, उनका अपॉइंटमेंट बहुत दिनों के बाद मिलता है। एक्चुअली उनके खास दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड हैं, डॉक्टर मुकेश अरोरा जी। उनकी रेफरेंस से मैंने थोड़ा अप्रोच लगाया और बोला कि एक बार मेरी मीटिंग कराई। मैंने उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक, जो उनका स्लॉट था वो बुक किया और एक मुलाकात हुई। मुझे थोड़ा एक्चुअली इंटरेस्ट आया कि नहीं यार, आज से पहले जिस एस्ट्रोलॉजी को मैं समझ नहीं पाया और जिस एस्ट्रोलॉजी को मैं ये मानता था कि नहीं ये वहम है, ये लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने का और लोगों को इससे कोई हल नहीं मिलता, कोई उपाय नहीं मिलता। लेकिन जब मैंने जिन महान शख्सियत के साथ मेरी एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग जब हुई और जब मैंने उनके नॉलेज को समझा, तो मुझे लगा नहीं, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, जो उन्होंने पढ़ाई की और एस्ट्रोलॉजी को जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को, एक्चुअली मैं एक लॉजिकल इंसान हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मेरे को लॉजिकल बातें पसंद है। तो उन्होंने मेरे को एस्ट्रोलॉजी को साइंस के साथ वैज्ञानिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया और आज मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फैन नहीं, ये मान लीजिए मैं उनका एक बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मेरे जहन में ये बात आई कि यार, ये अगर मेरी लाइफ में मेरे को एक सही डायरेक्शन मिल सकती है, मैं एक सफल इंसान होते हुए भी, तो आज ऐसे मेरे देश में मेरे जानने वाले, क्योंकि मैं लाखों लोगों को मैंने ट्रेंड किया हुआ है, तो मेरे ही जानने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अगर एस्ट्रोलॉजी की ताकत पता चले और वो अगर इन उपाय को आजमाएं और अगर इन एस्ट्रोलॉजी की बातों को समझ के अगर उनके लाइफ में समृद्धि आती है, वो खुशी अगर वो लाइफ में ग्रो करते हैं, तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि मैं एक्चुअली लोगों के लिए चाहता हूं कि लोग ग्रो करें। और मैं जिनके बारे में इतनी सारी बात कर रहा था वो शख्सियत हैं, और आज बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज उनके साथ ये इस पॉडकास्ट में उनके साथ बैठा हूं। और उनका नाम है आचार्य लवभूषण सर। मैं आपका वेलकम करता हूं आज इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आपकी जर्नी मैंने आपके पोस्ट कार्ड से देखी, सुनी, मैंने आपके यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं सब सुने। मैं मतलब मेरे पास में शब्द कम हैं, लेकिन मैंने आपको बीच में भी ये सवाल किया था और आज फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इतना सब जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने रिसर्च किया, तो क्या ये एक्चुअली, मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे लोग हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं जिसको बिलीव करता हूँ कि मैंने गीता में ये सीखा है कि कर्म करते जाइए, आप मेहनत करिए, कर्म करिए और जो होगा वो देखा जाएगा। और मेरे ही साथ में मैंने लोगों के बीच में रहते रहते ये भी सीखा, देखा मेरी आंखों से कि लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा कुछ मिसिंग था, और वो मिसिंग मेरी ज़िंदगी में आपने वो मेरे डाउट्स दूर किए और आपने मेरी ज़िंदगी में वो जो मिसिंग पार्ट था उसको आपने पूरा किया। तो एस्ट्रोलॉजी को हम कैसे समझें और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम कर्म को और भाग्य को कैसे हम संवार सकते हैं, प्लीज़ आप एक बार बताइए। बहुत बढ़िया सुभाष जी। जैसा कि अभी आपने मुझे कहा कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको हर चीज़ लॉजिक से पसंद है, तो वैसे ही मैं एक बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन हूँ। तो जब मेरी लाइफ में एक संकट आया, एक लाइफ में परेशानियाँ आई, तो मुझे भी लगा कि मेरी मदर के कहने पे मैं एस्ट्रोलॉजिकर के पास गया, तो मेरी क्यूरोसिटी को शांत नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने लोग हैं, तो पहली बार गया था, उससे पहले कभी ज्ञान नहीं था, तो इसका मतलब इस साइंस में तो कुछ है, लेकिन जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स जो काम कर रहे हैं पहले से, वो अपनी बात को उतने अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसके लॉजिक को समझना शुरू किया। अब हम एक बिजनेसमैन लोग हैं, तो जब हम इस फील्ड में मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो हमारी जो नॉलेज है ना, ग्रैबिंग पावर, वो बाकी लोगों से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश की कि ये समस्या क्यों आई, ऐसा क्यों, ये दशा, महादशा, अंतदशा, ये ग्रह, ये भाव, ये राशियाँ, ये कैसे काम करती हैं। तो जब मैं इसको पढ़ने लगा तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा आने लगा, पैदा होने लगा। तो
फिर मेरे को ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। देखो क्या था, क्यूरोसिटी आपको कहीं ना कहीं लेके चली जाती है। आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। जब आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, कुछ परिवर्तन लाइफ में लेके आना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लोग आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मुझे एक अच्छे अच्छे ऐसे लोग जो मिलना शुरू हुए, और जब मैं ऐसे उनकी मार्फत फिर मेरी क्यूरोसिटी शांत नहीं हुई। तो मुझे लगा कि जो भी मार्केट में यूट्यूब में लोग चल रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग जो उपाय बता रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, तो वो इनफ नहीं है। तो एक इसमें ऐसे लोग भी तो होने चाहिए जिनको इनके बारे में गहन नॉलेज हो, गहन ज्ञान हो। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसे गुरुओं की तलाश में जाना चाहिए। तो मैं वाराणसी गया, मैं हैदराबाद गया, मैं मुंबई गया, मैं कोलकाता गया। तो वहाँ पर मुझे जब पता लगा जहाँ पे ज्योतिष को बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाया जाता है, मैं मुंबई मैं जहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, तो मुझे पता लगा कि जो एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पे बताई जा रही है या जो ट्रेनर जो सिखाए जा रहे हैं, वो तो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी तो एक्चुअल ज्ञान तो कुछ और है। जो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सुभाष जी, जो आप ये कैलेंडर देख रहे हैं, हिंदू कैलेंडर, अभी आपको मालूम है कि नव वर्ष संवत कौन सा चल रहा है हिंदू का? किसी को नहीं मालूम है। जहाँ पे आपके व्यूअर्स हैं उनको भी मालूम, 2081 चल रहा है। और जो इंग्लिश कैलेंडर है वो ईयर कौन सा चल रहा है? सभी को पता है, 2024 चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या 2081 से पहले ज़िंदगी नहीं थी, या 2024 से पहले ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन 2081 जो ये संवत बना, ये विक्रमादित्य महाराज ने, एक राजा ने बनाया था। उन्होंने क्या किया, पहले जितने भी पंचांग चल रहे थे उन सबको मिलाया और एक विक्रमादित्य संवत बना दिया। तो उससे पहले पूरे विश्व में बहुत सारे कैलेंडर चलते थे। आप गूगल में देखेंगे तो यूनानियों का अलग कैलेंडर था, मिस्र का अलग कैलेंडर था। किसी ने 250 दिन बना रखे थे ईयर में, किसी ने 300 दिन बना रखे थे, किसी ने 350 दिन बना रखे थे। मतलब उनके पास कोई फिक्स पैमाना नहीं था कि कितने साल में महीने होने चाहिए, कितने दिन होने चाहिए, पृथ्वी की शेप क्या है, चीज़ें क्या है। तो यह उन्होंने एज इट इज जो अपना हिंदू कैलेंडर है, संवत कैलेंडर, तो उसको एज इट इज छापा। आप देखो ना, आज वही 365 दिन है जी, वही 12 महीने जो हमने लिखे, वही 12 महीने हैं, वही एक हफ्ते में 7 दिन है। और हफ्तों में 7 दिन का नाम भी वही है जो हमारे ग्रह है, जी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उनका नाम भी वो तक चेंज नहीं कर पाई। और जो हम हर चौथे साल जो हम बताते हैं कि अधिक मास आता है, तो हर यहाँ पे हर चौथे साल लीप ईयर आता है। तो और जबकि भारतीय शास्त्रों में ये बताया गया था कि छुट्टी संडे की नहीं होनी चाहिए, छुट्टी शनिवार की होनी चाहिए। और पूरे विश्व में एक कंट्री ऐसा भी है जहाँ पे छुट्टी शनिवार को होती है। क्या आप जानते हैं? नहीं, मेरे को नहीं एक पता। नेपाल कंट्री ऐसा है। अच्छा, नेपाल में छुट्टी शनिवार की होती है। कुछ शनिवार सबसे बूढ़ा ग्रह है, सबसे आरामप्रस्त ग्रह है, और वो सबसे स्लो प्लेनेट है। तो जो भी जितनी भी तली फली चीज़ें, पकोड़े, समोसे, छोले भटूरे खाए जाते हैं ना, तो शनिवार को खाने चाहिए, संडे को नहीं। ओके, क्योंकि इसलिए जो शनि है, तली चीज़ें शनि ग्रह से देखी जाती हैं। तो ये आराम करने का दिन है, ये सोने का दिन है। आप देखें ना, जनरली आप फील भी करेंगे शनिवार को थोड़ी सी आपको सुस्ती सी रहती है, काम करने का मन नहीं रहता। जबकि संडे तो डिटॉक्सिफिकेशन का दिन है, संडे तो सूर्य का दिन है, संडे काम करने का दिन है, संडे गवर्नमेंट का दिन है। तो संडे कभी भी छुट्टी का दिन नहीं है। और मैं इस मुहिम में लगा भी हुआ हूँ। मैं भारत सरकार को एक लेटर भी लिखने जा रहा हूँ कि हमारा भी जो छुट्टी है वो शनिवार को होनी चाहिए, फ्राइडे को फंडे होना चाहिए और शनिवार को छुट्टी होनी चाहिए, जबकि संडे को दोबारा से काम होना चाहिए। मैं इसके लिए यूएस के मिनिस्टर से, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में इसका जो कैंपेन है मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैंने इस को इतना पढ़ने की कोशिश की तो मैंने देखा कि पुराने ज़मानों में पढ़ा, देवी देवताएं हज़ारों साल जी लेते थे। तो मैंने कहा यार, हज़ारों साल देवी देवता क्यों जी लेते थे? क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो दिन है और जो ब्रह्मांड के दिनों में फ़र्क है। आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारी पृथ्वी का एक साल बुध ग्रह का एक दिन है। अच्छा, हमारी पृथ्वी के 30 साल शनि ग्रह का एक दिन है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। चंद्रमा ग्रह, हमारी पृथ्वी के 30 दिन चंद्रमा ग्रह का एक दिन है। वहाँ पे 15 दिन मतलब कि वहाँ का आधा दिन हो गया, वहाँ पे रात रहती है, और 15 दिन में वहाँ पे दिन रहता है। अभी चंद्रयान वहाँ पे गया था, जी, जी, तो जी। देखा होगा ना, वहाँ पे उन्होंने उसी दिन लैंड किया जब वहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा था कि 15 दिन के बाद यह जो सोलर से चलने वाला चंद्रयान है, जी, यह मतलब कि आगे काम नहीं करेगा, नहीं क्योंकि कर तब तक सोलर की किरणें नहीं पड़ेंगी। उसके बाद दोबारा से वो चार्ज हो जाएगा तो काम कर भी सकता है और वो काम ना नहीं भी भी कर करेगा, सकता। राइट। जबकि यह चीज़ें तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में पहले से लिखा हुआ है। जी। अब दीपावली आ रही है, होली आ रही है, जी, आप आज कोई भी एक अच्छा त्यौहार आ रहा है, तो आपको ये कौन बताता है? ये एस्ट्रोलॉजी तो बता रही है। जी, ये गन्ना, तिथियों की गन्ना, ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं, आज जन्माष्टमी है, आज शिवरात्रि है, क्या आप इन लोगों को, आप ये सब नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो आप ये सब तो मानते हैं, जी। तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं मानते? तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी कोई किसी के द्वारा लिखी हुई नहीं है, ये भगवान शिव के द्वारा लिखी गई है। भगवान शिव के कहने पे, गणेश जी के निर्देश पर पाराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी लिखी थी और धन्वंतरी जी ने आयुर्वेदा लिखा था। ओह,
मतलब एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा ये दोनों पास में बैठकर धन्वंतरी जी और पाराशर जी के द्वारा लिखी गई थी। और आज के लोग भी आयुर्वेदा को नहीं मानते थे। इसमें अभी भी देखो पिछले 15-20 सालों में कितना एकदम ड्रास्टिकली एकदम जी। आयुर्वेदा के प्रति लोगों का विश्वास पड़ने लगा है। बिल्कुल। जबकि हम एस्ट्रोलॉजी से देखकर बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिसीज या कौन सा हेल्थ इशू हो सकता है, और फिर आयुर्वेदा उसकी उस हिसाब से मेडिसिन तैयार करता है। और वो मेडिसिन यदि सामने वाले को दे दी जाए तो 10 टाइम फास्टर सामने वाले को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जब मेरे को लॉजिक मिला, जब मेरे को मेरे गुरुजी मिले, जब मेरे को चीज़ें मिली, तो मेरे को समझ में आया। फिर को मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। तो मैं कुछ ही दिनों में अपने बैंकरप्सी से बाहर आ गया, अपने कैंसर की बीमारी से बाहर आ गया। तो फिर लोग मुझसे पूछने लग गए कि भाई तू कैसे बाहर आ गया। तो जब मैं बताने लगा जी। तो मैं जैसे माउथ पब्लिसिटी से क्या जी। होगा कि इस फील्ड में मुझे आना पड़ता है। जबकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि जी। मैंने इसलिए नहीं सीखी थी कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। जी। मैंने इसलिए सीखना कि मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मैं खुद इस समस्या से कैसे बाहर आऊँ। और अब मैं लोगों का, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे माध्यम से लाखों लोगों की लाइफ जो एक अच्छी लाइफ हो रही है। नहीं, एक्चुअली आचार्य जी, मैं आपके बारे में मैंने इतना रिसर्च किया है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो फॉरेन में अलग अलग कंट्रीज़ में आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको बुलाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आपका मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ, और लोगों को इतना प्यार आपसे करना चाहिए कि आप जो हमारे सनातन धर्म की जो ऐसे सीक्रेट्स हैं, ऐसी साइंस हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना, आज की जो जनरेशन है, वो लॉजिक से चीज़ों को समझना चाहती है। और आपसे मैं इसीलिए प्रभावित हूँ कि आप हर बात को लॉजिकल तरीके से समझाते हैं। जी। तो ये आप जो कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, जो आप कर रहे हैं, वो सच में मैं कहूँ कि आपको भगवान इतनी और शक्ति दे। खैर, आप तो शक्तियाँ खुद ही हमें बताते रहते हैं कि कैसे आप अपनी शक्तियों को सही तरीके से कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की ये प्रे करता हूँ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो मेरे सवाल अलग अलग जो मेरे साथ के लोग हैं, मैंने सबके पोटली भर के मैं मेरे पास लेके आया हूँ, सबके सवाल लेके आया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा जी। कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। क्योंकि मैंने जैसे ही उनको बोला कि मैं आचार्य सर के साथ में बैठूंगा, पॉडकास्ट शूट करूंगा, तो उन्होंने बोला कि मेरा भी ये सवाल पूछना, मेरा भी ये सवाल करूँ। आप ये मानिएगा कि मैंने सबके सवाल आपसे पूछ लिया आज। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरे तन और मन से जी। सवालों का जवाब दूँगा। तो मैं एक्चुअली, मेरा एक खुद का भी काम है, और मैं इसको इस तरह से भी रिलेट करता हूँ कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स को भी एक कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाई करवाई जाए और क्या नहीं पढ़ाई करवाई जाए। और जो बच्चा पढ़ रहा होता है, स्टूडेंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि 12th में क्या सब्जेक्ट लूँ, उसके बाद ग्रेजुएशन किस में करूँ, या जॉब यहाँ करूँ या विदेश में करूँ, क्या करूँ। और एक ऐसा बड़ा ही एक कन्फ्यूजन चल रहा होता है। एक्चुअली हमारा स्टडी अब्रोड में हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को यहाँ से विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, ये सब। तो वहाँ पे भी हमसे बच्चे जब आते हैं तो हमारे को उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। तो मेरा एक बार कोई पंडित जी हैं, उनसे डिस्कशन हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई बच्चा, हम कुंडली देख के ऐसे बता सकते हैं कि कोई बच्चा अगर अभी यहाँ है, अगर वो जगह चेंज करेगा तो उससे उसकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। तो मैं इस बात को थोड़ा डिटेल से समझना चाहता हूँ कि ये कैरियर का ऑप्शन, और आप क्या गाइड करते हैं कि ग्रहों का जो रोल है वो किस तरह से इसमें काम करता है। सुभाष जी, मुझे लगता है कि आपने ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जनरली लोग मेरे पास जब भी पॉडकास्ट के लिए आते हैं या इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो उपाय के बारे में बात करते हैं। तो मैं बहुत ही आपसे इस बात को लेकर प्रभावित हो रहा हूँ कि आप लॉजिकल से बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है, एक कोच के रूप में काम करती है कि आप इस दुनिया में किस लिए आई हैं, आपको क्या करना चाहिए। यदि आप वही कार्य करते हैं जो आपकी एस्ट्रोलॉजी में, आपकी कुंडली में लिखा है, वही सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन आप तरक्की करते रहेंगे। और यदि आपने अपने एस्ट्रोलॉजी के विरुद्ध आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया तो आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री जो हम देखते हैं वो आ जाती है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, बहुत ही अच्छे एग्जांपल से बताऊंगा कि इसको जो पाराशर जी ने लिखा था तब उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, और बाद में इसको हमने किस तरीके से इसको रिलेट किया। जैसे हमारे हॉरोस्कोप में 9 ग्रह होते हैं। यदि कोई बच्चा मेडिकल लेना चाहता है तो यदि उसकी कुंडली में मंगल और सूर्य आपस में बहुत अच्छे सिग्निफिकेटर दे रहे हैं तो हम बच्चे को बोलते हैं कि आपको साइंस लेनी चाहिए। और यदि उसकी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो हम बोलते हैं कि आपको नॉन मेडिकल लेनी चाहिए। और यदि उसकी कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं तो हम बोलते हैं कि आपको कॉमर्स में या आर्ट्स में
जाना चाहिए। जी तो देखिए कितना मतलब कि एकदम से अब आज लोग बच्चों, आज के पेरेंट्स बच्चों की काउंसलिंग पे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं जी कि हमें बच्चे को कहाँ दें, उसके अलग अलग प्रकार के एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट करवा रहे हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी बिना किसी टेस्ट के जी आपको बता सकती है जी कि आपको बच्चे को मेडिकल दिलाना चाहिए कि जी। नॉन मेडिकल दिलाना चाहिए कि कॉमर्स या आर्ट्स आपको बच्चे को दिलाना चाहिए। जी अब इसमें आगे की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि +2 का सब्जेक्ट हो गया, +2 के बाद आपको स्पेसिफिक इसमें जाना चाहिए, जी तो हम फिर उसकी और डिटेल में जाते हैं। मान लीजिए कि उसके इनका संबंध, हमारे जो राशियाँ होती हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो होती है अग्नि की राशियाँ, एक होती है पृथ्वी तत्व की राशियाँ, फिर है वायु तत्व की राशियाँ, फिर है जल तत्व की राशियाँ। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को ने साइंस ले लिया और आप डॉक्टर में जाना चाहता है, वो हड्डियों का डॉक्टर बने या फिर वो स्किन का डॉक्टर बने, वो दांतों का डॉक्टर बने, वह लिवर का डॉक्टर बने, वो किस प्रकार का डॉक्टर बने, तो कौन सी ब्रांच चुने, लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। जी तो ऐसे ही उसको मंगल शनि सूर्य का संबंध यदि आपका केतु से हो गया तो मतलब आप सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं। ओके यदि आपका केतु से संबंध नहीं बन रहा है जी तो इसका मतलब आप सर्जन डॉक्टर में आपको नहीं जाना चाहिए। अब आपको सर्जन में जाना है या फिर मान लीजिए आपको फिजिशियन में ही जाना है, तो फिर जी। कौन सी ब्रांच लेनी है, हड्डियों में जाना है जी। कि हार्ट का डॉक्टर बनना है। तो इस प्रकार से इसकी अलग अलग वायु तत्व की राशियाँ हैं। फिर वो ग्रह आगे थर्ड किस ग्रह से संबंध बना रहे हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक इस डॉक्टर की लाइन में जाना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि मैं डॉक्टर नहीं बनना, मुझे पायलट बनना है, तो यदि उसका वायु तत्व से संबंध हो गया, वायु मैंने स्पेस जी जो आकाश, जी तो यदि वहाँ उसका संबंध वायु तत्व से हो गया तो हम बोलते हैं कि आपको पायलट में जाना चाहिए। ओके यदि वो बोलते हैं कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, हमने फिर देखा कि वायु तत्व मंगल शनि का यदि वायु तत्व से संबंध हो गया तो हम बोल देते हैं कि आपको एयरफोर्स में जाना चाहिए। यदि आपका संबंध जल तत्व की राशि से होता है तो मैं बोलता हूँ आपको नेवी में जाना चाहिए। ओके और यदि आपका पृथ्वी तत्व से संबंध हो रहा है तो मैं बोलता हूँ आपको थल सेना में जाना चाहिए। तो देखिए, जी तो आपने क्या इसके बारे में कभी सुना? तो मतलब कि ये ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे निकाला, मैंने कम से कम 100-200 फील्ड के लोगों को जो इस फील्ड में हैं उनकी कुंडलियाँ मंगाई, ओके। उनकी कुंडलियों के साथ में रिसर्च किया जी और वहाँ देखा कि ऐसा है कि नहीं है। मैंने बहुत से IMA में सेशन किए, वहाँ के लोगों की डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट की। मैंने बोला कि मैं आपके ऊपर एक रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि आप कौन से डॉक्टर हैं, जैसा मैंने पढ़ा वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे देखा तो आप जानकर हैरान होंगे सुभाजी, 99% मुझे उसमें एक्यूरेसी देखने को मिली। अब बहुत सारे बच्चे IAS करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो कौन से बच्चों को सेंट्रल लेवल में IAS में जाना है और कौन से बच्चों को स्टेट लेवल पे जाना है, यह भी हम उस बच्चे को कुंडली देकर बता सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, जी हम राजस्थान में तो हम IAS या RS बोल रहे हैं, तो जैसा बिल्कुल। बच्चा को जम्मू कश्मीर का है तो स्टेट लेवल का मान जी। लीजिए आप, तो इसकी जॉब में स्टेट लेवल लिखा हुआ है। ओके वो 4 साल से IAS की तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन वही नहीं हो रहा है, जबकि उसका स्टेट लेवल में पहली बारी में ही सिलेक्शन लिखा था। तो अब वो मन से क्या हो रहा है, व्यथित हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो जा रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है। एक 7 वाला बच्चा तो ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और उसने क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि उसके भाग्य में IAS कहीं ना कहीं पहले चांस में नहीं था, उसको पहले RS बनना था, तो फिर RS से वो IAS की तैयारी करता तो उसका रास्ता क्या हो जाता, जल्दी क्लियर हो जाता। तो मैंने से बहुत से बच्चों को बोला कि मैंने कहा आपको IAS नहीं RS में तैयारी करनी चाहिए। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो RS की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने बोला कि आपको RS नहीं, आपको IAS की तैयारी करनी चाहिए, आपको जज की तैयारी करनी चाहिए, जज शनि, आपको रेलवे डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जॉब भी है ना जी जी जो बिल्कुल। क्लरिकल की जॉब हाँ है, जी। कोई IAS नहीं बनना चाहता, कोई RS नहीं बनना चाहता, तो जिनकी कुंडली में शनि उनको बहुत अच्छा काम दे रहा था, तो मैंने बोला कि आपको रेलवे में तैयारी करनी चाहिए। किसी को बोला कोई MBA में कंफ्यूज हो गया कि सर मैं आगे के कौन सी ब्रांच लूँ, तो मैंने किसी को बोला कि आपको HR में जाना चाहिए, आपको फाइनेंस में जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उपाय नहीं बताती है, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आपको किस फील्ड में जाना है। एस्ट्रोलॉजी कर्म कभी ये नहीं कहती, जैसे अभी आपने पहले पॉडकास्ट में कहा था मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ, कर्म तो करना ही है, जी जी कर्म तो मैं भी कर रहा हूँ। राइट आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो क्या मैं घर पे बैठ जाऊँ, पैसा अपने आप आने लग जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। और जो इस तरीके के उपाय भी बनते हैं ना कि पैसों की बारिश होने लग जाएगी, ये उपाय कर लो पैसा अपने आप आने लग जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले को मिसगाइड किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी एक लॉजिक से बताती है कि आपको करना क्या चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आपको किस तरीके का व्यापार करना चाहिए। यदि आप एजुकेशन में जा रहे हैं तो आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए,
तो इस तरीके की बातें। तो जब आप इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को काम करते हैं, और मैंने लोगों को लॉजिक से बताने की कोशिश की, मैं लोगों को बिठाता हूँ पास में, देखो मैंने कहा आपका ये ग्रह है और ये देखो। लोग एस्ट्रोलॉजी में क्या, लोगों को डरते हैं कि हमारे रहस्य है, जी। किसी को पता ना लग जाए। अरे भाई ये तो रहस्य, लेकिन इसको तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा, डॉक्टर को बताना और पड़ेगा, डॉक्टर को पता होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। अगर आप किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं तो वो तो लॉयर को तो आपको केस की स्थिति बतानी पड़ेगी, बतानी उसको पड़ेगी। समझनी पड़ेगी। देखो इसमें तो- मैं बताता हूँ कि लॉयर से लोग समझना चाहते हैं, जी। लोग डॉक्टर से समझना चाहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से समझना नहीं चाहते। वो कहते हैं बस आप बता दो। मैं कहा नहीं, मैं जब भी किसी से कंसल्टेंसी करता हूँ तो उसे 30 मिनट या 45 मिनट का एक समय देता हूँ। जी। मैंने कहा पहले आप समझो कि आपकी कुंडली कहती क्या है। हाँ। आप में वायु तत्व प्रमुख है, आप में एयर एलिमेंट है, या आप में ये आपकी कुंडली कहती क्या है, पहले आप इसको समझो। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तो आप लॉजिक से कोई उपाय करोगे नहीं, या उस जी। डायरेक्शन में नहीं जाओगे। जी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आज जो मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो 6-6 महीने का आगे का जी। चलता जी। है। जी। लोग मिलना चाहते हैं, और जो मिलकर गए हैं उनमें से 90% लोगों को वो सक्सेस या वो सफलता मिली है जो वो लाइफ में अपनी लाइफ में चाहते हैं। मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है ना, प्रॉपर गाइड कर देती है। मतलब सारी जो मतलब मन के कन्फ्यूजन है ना, आपसे मिलने के बाद जो मैंने समझा कि एस्ट्रोलॉजी को अगर आप जीवन में अपना लेते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे साथ जी। कि एस्ट्रोलॉजी को तो हमने सुना भी बहुत है, लेकिन सही एस्ट्रोलॉजर मिलना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये एक्चुअली लोग छोटे छोटे स्तर पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन उससे वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, पहला तो मेरा जो पहले वाला सवाल था उसको भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसको पूरा कंप्लीट करो। वो सवाल ऐसा था कि मेरे को एक पेरेंट्स ने पूछा था, और उनको किसी पंडित जी ने बताया कि अगर आप कोई जगह छोड़ देते हो, जैसे मान लो इस देश से दूसरे देश चले गए, तो आपकी प्रोग्रेस हो जाती है। तो ऐसा अपने ग्रह में जगह छोड़ने से, दूसरी जगह जाने से क्या ऐसे संयोग बनते हैं? पहले मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस का काम करती है। जी। जी। सब्जेक्ट कौन सा चूज कर सकते हैं, ये एक हो गया। हाँ जी। ऐसे ही हमारे होरोस्कोप में एक चौथा हाउस होता है, जी। 4th हाउस, या फिर कर्क राशि, जिसे हम होम टाउन से देखते हैं, जिसको हम मदर के घर से देखते हैं। तो यदि वहाँ पर 2 शत्रु ग्रह बैठे हों, वहाँ मंगल बैठा हो, मंगल शनि बैठा हो, वहाँ पे राहु बैठा हो, वहाँ पे केतु बैठा हो, या वहाँ पे सूर्य बैठा हो, तो हम जातक को ये बोल देते हैं कि आपको अपना घर छोड़ना चाहिए। जी। या फिर कर्क राशि में ऐसा हो तभी हम बोल देते हैं कि आपको अपना घर छोड़ना चाहिए। यदि आप अपने ही घर में स्टडी करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप अर्निंग का सेंटर ढूंढेंगे तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा होगा, आपको प्रॉपर अर्निंग नहीं मिलेगी। तो यदि चौथे घर का संबंध आपका 12वें घर से बन गया तो इसमें 100% आप श्योर हो गया कि व्यक्ति फॉरेन जाएगा तभी सक्सेस होगा। ओके। अब फॉरेन में भी वो कौन से कंट्री में जाए, गर्म कंट्री में जाए या ठंडे कंट्री में ओके। जाए। तो यहाँ पे भी यदि वहाँ पर अग्नि तत्व की राशि बैठी हुई है तो हम बोलेंगे कि आपको गर्म कंट्री जानी चाहिए। यदि यहाँ पर जल तत्व की राशि बैठी है तो हम बोलेंगे कि आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे पास में नदी या समुद्र हो। ओके। यदि वहाँ पर पृथ्वी तत्व की राशि बैठी है तो हम बोलेंगे कि आपको ऐसा जाना जहाँ पे मैदानी इलाका हो। अब मान लीजिए बंदा दुबई पे चला गया तो हम बोलेंगे कि यदि अग्नि तत्व की राशि बैठी हुई है और साथ में उसका संबंध पृथ्वी तत्व से भी बन रहा है तो आपको जाना तो गर्म कंट्री है, लेकिन समुद्र के पास में आपको फ्लैट नहीं रहना है। जी। फ्लैट आपको शहर के अंदर या समुद्र से करीब 2-4-5 किलोमीटर दूर जाके रहना है। और यदि वहीं अग्नि तत्व का संबंध जल तत्व से बन गया तो हम बोलेंगे कि आपको समुद्र के किनारे रहना है। ओके। आप बात को समझने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। ऐसे ही अलग अलग प्रकार मतलब के हर सवाल का जवाब है है। एस्ट्रोलॉजी में। तो यदि आपको यही तो ये भाग्य है, हाँ। तो आपको कौन से देवता आपको आगे पहुंचाना चाहते हैं। जी। जी। तो हम उसको ये बताते हैं कि आपको इंडिया में रहना है, इंडिया में ही विद इन इंडिया रह सकते हैं, या फिर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। और आउट ऑफ कंट्री में भी आप कहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे कौन से शहर में रह सकते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें आपको कौन सा विषय आपको चुनना चाहिए, इसके बारे में तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। जी। तो ये पूरी गाइडेंस आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मिलती है कि आप अपने घर में कामयाब होंगे या घर से बाहर जाकर कामयाब। तो आचार्य जी, मैं आपसे आपकी बातों से मैं ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि अगर बच्चों को, पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और बच्चों से भी, कि अगर उन्हें अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए तो मैं तो एजुकेशन फील्ड में हूँ तो मैं उस पेन को समझ सकता हूँ। तो मैं सभी बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी लाइफ के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उन्हें क्या फील्ड चुनना चाहिए, एक बार वो अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लेकिन यहाँ पे कि आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें बच्चों के लिए, सिर्फ मैं फ़ीस पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बच्चों के नज़रिए से समझता हूँ, उसका एक नॉमिनल फ़ी हो आपका,
और बच्चों को एक ऐसा पोर्टल मिल जाए जहाँ से बच्चे अपनी कुंडली आपको भेजें और आपके द्वारा उनको रिस्पॉन्स मिल जाए कि यस, आपको आपके लिए विदेश का योग है, आप फॉरेन स्टडी करें या क्या करें, ऐसा आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं। देखिए सुभाष जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया और मैं भी चाहता हूँ कि सनातन धर्म की जो ये खोज है, ये रिसर्च है, इसका सभी धर्म के लोगों को, पूरे देशवासियों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो मैं आपके कहने पर हम इसका एक छोटा सा पोर्टल हम अपनी जो मेरी वेबसाइट उस पर बना देते हैं। तो यदि आप वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे तो उसमें हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हम ले लेंगे कि विदेश जाने का योग है या नहीं है। तो इसके बिल्कुल एक नाम मात्र एक फ़ीस हम वहाँ पे रख देते हैं। तो उसका आंसर आपके जो ये 1 या 2 क्वेरीज होंगी तो उसका आंसर आपको उसी जो आपने फ़ोन नंबर वहाँ पे दिया होगा उसमें एक PDF बनकर आ जाएगा, या हम आपको एक चैट से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको कर देंगे। और ये 100% मैं आपको श्योर करता हूँ कि इसका पूरा अध्ययन मेरे स्वयं के द्वारा किया जाएगा और मैं स्वयं के द्वारा करके ही बच्चों को बताऊँगा कि आपको इंडिया में पढ़ना चाहिए या फिर इंडिया से बाहर पढ़ना चाहिए, या फिर इस तरीके का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये मतलब हमारे बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा आपकी तरफ से। जी। मेरा अगला सवाल ये है कि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से हूँ जी। बहुत सारे बिज़नेस कर रहे हैं मैंने भी अपनी लाइफ में पहले 2-3 बिज़नेस किए और उनमें फ्लॉप हुआ जी। लेकिन उसके बाद और बिज़नेस चुने, उनकी मैंने अपने आप को मैं सफल हुआ जी। अब आज हमारी जो भी बिज़नेस कम्युनिटी है या जो भी लोग अपनी लाइफ में या तो जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सबको इस बात के लिए एजुकेट करें कि आपकी कुंडली में या आपके ग्रह आपको अगर नौकरी का इशारा कर रहे हैं या फिर आपको बिज़नेस करने का इशारा कर रहे हैं, और बिज़नेस करने का इशारा भी कौन सा बिज़नेस करने का इशारा कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या मेथड होता है या क्या इस चीज़ की क्लियरिटी मिल सकती है? 100% मैंने आपको ये तो बोला कि एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है हर कदम पर। जी। जैसे आप घर से बाहर निकले हैं, किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मीटिंग में सामने वाला बंदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपका फ़ोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, यहाँ तक की बात है। सामने वाली मीटिंग कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे ख़त्म होगी, और वहाँ पर वो बात का हल क्या निकलेगा, यहाँ तक हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। और आपने बोला करियर, ये तो मतलब एस्ट्रोलॉजी बताती ही, मैंने आपको बोला कि जैसे सब्जेक्ट चूज करना है, ऐसे ही आपको करियर चूज करना है कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए। ऐसे हमारे हॉरोस्कोप में 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं। यदि अभी देखें इस हाउस में आपके 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह बैठ गए तो हम आंखें बंद करके बोल देते हैं कि आपको इस हाउस का काम करना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं जी। आप कैटरिंग को और रेस्टोरेंट को एक ही बिजनेस मानते हैं, अलग अलग बिजनेस मानते हैं? मैं तो एक ही मानता हूँ। एक ही मानते हैं। 90% लोग इसको एक ही बिजनेस मानते हैं कि कैटरिंग का और रेस्टोरेंट का बिजनेस का काम एक ही, लेकिन नहीं। जो कैटरिंग का काम है ये भाव 2 से देखा जाता है और जो रेस्टोरेंट का काम है ये भाव 4 से देखा जाता है। इसमें भी इतना है? इतना डिफरेंस है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इंडिया में रेस्टोरेंट का काम करने वाले लोग कैटरिंग का काम साथ में शुरू कर देते हैं, या कैटरिंग करने वाले लोग एक रेस्टोरेंट का काम साथ में शुरू कर देते हैं। जबकि कैटरिंग में क्या है कि आपको खाना अगले के घर पे, अगले के डेस्टिनेशन पे जाकर खिलाना है जी। और जबकि रेस्टोरेंट में क्या है कि खाना लोग आपके पास खाने के लिए आ रहे हैं। तो ये भाव 2 और भाव 4 से देखा जाता है। कौन व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो दोनों काम कर सकते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिनको उनमें से एक ही कार्य सूट करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए आपको मैंने कितना एक अच्छे से समझाने की कोशिश की। ऐसी छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री, हाँ। ऐसी छोटी इंडस्ट्री को जिसे हम MSME कहते हैं, जी जी, जिसमें 100 या 200 लोग काम करते हैं, और बड़ी इंडस्ट्री जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो किस जातक को छोटी इंडस्ट्री लगानी चाहिए और किसको बड़ी लगानी चाहिए? अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जिनको छोटी इंडस्ट्री में वो सक्सेसफुल मिल जाती है वो बड़ी इंडस्ट्री में जाना चाहता है। जैसे ही वो बड़ी इंडस्ट्री में जाता है तो वह बर्बाद हो जाता है जी। और ऐसे ही जो बड़ा आदमी है वो छोटी इंडस्ट्री लगाता है, वो कहता है एक छोटा सा कारखाना और खोला, उसका चलता ही नहीं है। तो इसकी बहुत बड़ी पूंजी ना चाहते हुए भी वहाँ पर लग जाती है। तो ऐसे ही आपको छोटा कारखाना खोलना है कि बड़ा कारखाना खोलना है, कार कैटरिंग का काम करना है कि आपको होटल चलाना है, रेस्टोरेंट चलाना है, तो यदि आपको दोनों है या नहीं है तो आपको इंडिया में काम करना है, आपको फॉरेन में काम करना है। अब इसी प्रकार से मैं बताऊँगा कि आपको अच्छी, जैसे आप लोहा का काम करते हैं तो लोहा किसके से देखा जाता है? शनि से। अभी तक इंडिया में हमें ये बताया गया है कि ऑयल का काम शनि ग्रह का काम है। हाँ हाँ, हमने सुना है। ऑयल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक वो ऑयल जो नेचुरल ऑयल है जी, और एक ऑयल जो पीस कर बनाया जाता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेचुरल ऑयल वो हो गया जो ज़मीन के नीचे है, जैसे कच्चा तेल। और एक ऑयल जो बनाया गया है, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल,
या कोई भी एडिजेबल ऑयल जो हम लोग दिन में खाते हैं, तो जो ये तेल पीसकर बनाया जाता है वह शनि ग्रह से देखा जाता है। लेकिन जो तेल ज़मीन के नीचे है, जैसे कच्चा तेल, पेट्रोल, जिसे पेट्रोल बनता है, एलपीजी सिलेंडर बनता है, तो वह किसी ग्रह का नहीं है, वह अब मंगल की वृश्चिक राशि से देखा जाता है। ओके। तो इसके बारे में भारत में किसी ने बताया ही नहीं है जी कि पेट्रोल पंप का काम ऑयल का तो है, लेकिन अब वह ऑयल किसी से पीसकर नहीं बना है। जी वह ऑयल किससे बना है? अब आपके ज़मीन से नेचुरल ऑयल, ज़मीन के नीचे का पानी, अंदर का पानी, जिसे वृश्चिक राशि से देखा जाता है। यदि वृश्चिक राशि आपको अच्छे सिग्निफिकेटर दे रही है तो आपको पेट्रोल पंप का कार्य करना चाहिए। आप देखो, कभी आप हाईवे पर जाते हैं तो एक पेट्रोल पंप पे तो भीड़ लगी रहती है, हाँ जी, एक बिल्कुल। पेट्रोल पंप खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों है? तो एक ही कुंडली में पेट्रोल पंप के काम करने के योग हैं और एक ही कुंडली में नहीं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि लोग किसी को देखकर काम शुरू कर देते हैं जी जी, कि सुभाष जी ने ये काम कर दिया, अमूमन ऐसा होता है अपने यहाँ तो। कि हाँ इसके जी, तो अपने बेटे को भी यही करवा 5 करोड़ देंगे। रुपए लगा के ये काम कराते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप शोरूम का काम करते हैं तो ये कर्क राशि से या चौथे घर से देखा जाता है, या फिर आपको एक छोटी दुकान खोलनी है तो ये 3 नंबर से देखा जाता है। आपको शोरूम से माल बेचना है या फिर आपको ऑनलाइन माल बेचना है तो ये भी आपको देखा जाता है। मोस्टली आप इसमें एक बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेटर आपको बताना चाहूँगा, मैंने लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लाए। मोस्टली लोग क्या करते थे कि अपने घर में ही बैठ के काम कर रहे थे, जी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो मैंने वो मुझे लाखों उपाय कर लिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो मैंने बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम करना बंद कर दीजिए, आप कहीं पे भी आधा किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में एक छोटी सी शॉप ले लीजिए, छोटा सा ऑफिस ले लीजिए और वहाँ पे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही उन बंदों ने वहाँ पे बैठ के काम करना शुरू किया, उनको उनका काम चल गया। वाह, और ऐसे मैंने बोला कि आपको अपने अब यहाँ से काम छोड़ दीजिए, आप कहीं और जाके काम करना शुरू कर दीजिए। एक बंदे को मैंने बोला कि आप ऐसी जगह काम कीजिए जैसे 50 किलोमीटर की आना जाना हो, 30 ओके। किलोमीटर का आना जाना हो। जैसे ही उसने 30 किलोमीटर में आना जाना काम शुरू किया, जी उसका काम चल पड़ा। तो अभी तक लाखों रुपए के लोन में था, लाखों रुपए के कर्जे में था। तो मुझे बोलने कि सर आप तो उपाय तो बता रही हैं। मैंने कहा उपाय तो करना ही है, जी उपाय के साथ में ये जो आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना, जी। ये समझने की जरूरत है। जी जी, ये आपको करोड़पति बनाएंगे, ये आपको करोड़पति बनाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा ही ऐसा है। तो किसी बंदे को बोला कि मैंने कहा कि ये तो जैसे कर पहाड़ों पे जाके घूम के आ, और पहाड़ों में एक नाइट लगा के आना, और वहाँ पे बैठ के सोचना कि मेरा ये काम हो जाए। अब आते ही देखना आपका काम हो जाएगा। अरे ये कहता सर ये कैसे हो गया? मैं कहा तुम अभी काम करके तो देखो। मैंने किसी बंदे को बोला कि आप समुद्र के किनारे बैठो, वहाँ पे जाके सोच कर आओ, क्योंकि उसके 11वें घर में मीन राशि बैठी थी। ओके। तो मीन राशि का मतलब क्या? समुद्र। आप देखेंगे ना कि समुद्र के किनारे लोग, फॉरेनर के लोग आके बैठते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट किसका है? ये कंसेप्ट भी इंडिया का कंसेप्ट है। तो मैंने बोला कि हमारे शास्त्र जो फॉरेन के लोग उठाकर लेकर गए थे, तो उन्होंने इसको आधा अधूरा समझा। तो तो मेरे कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसे काम करती है, एक ऐसे कोच के रूप में काम करती है कि आप सोच के हैरान हो जाओगे कि इस तरीके से भी होता है क्या? जी जी तो मेरे कहने का मतलब है कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा आइडिया जी। आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और 100% इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे स्क्रैप का काम है, कौन से ग्रह का काम है? राहु ग्रह का काम है। ओके। चाय का काम किस ग्रह का काम है? राहु का काम है। कॉफ़ी किसका काम है? राहु का काम है। HR का काम कौन से ग्रह का काम है? मोस्टली लोग जानते ही नहीं है, नहीं वो जानते। बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। HR का जो काम है वो शनि ग्रह का काम है। मैंने अभी आपको बताया पेट्रोल पंप का काम, पेट्रोल पंप का काम अब किसी भी ग्रह का नहीं है। जी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग न्यूमोलॉजी कर लेते हैं, हाँ जी हाँ जी। न्यूमोलॉजी से सीख लेते हैं कि तेरा ये ग्रह है तो ये काम करना हाँ। चाहिए। तो न्यूमोलॉजी तो हमारी एस्ट्रोलॉजी की मात्र 5 से 10% की विद्या है। अच्छा। आप किसी भी न्यूमोलॉजी से किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं ले सकते। एस्ट्रोलॉजी ही फाइनल आपको डिसीजन देगी। आप देखिए कि आपका जन्म मान लीजिए 4 तारीख को हुआ है, जी तो 4 तारीख को तो महीने में 4 तारीख 24 घंटे हो गया। अब 4 तारीख में भी 4 दिन आते हैं, 4 आ गया, 13 आ गया, 22 आ गया, 31 आ गया। तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं आप बताइए? फिर हर महीने में 4 तारीख आ रही है, जी और आपका जन्म एक स्पेसिफिक प्लेस में हुआ है, जी। आपका जन्म एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ है, तो आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। मैंने आपको इतनी डिटेल में बताने की जी। कोशिश की है, तो आप मेरी बात को लॉजिक नहीं, से मैं बिल्कुल इस बात को समझ रहा हूँ और इस मान बात लीजिए- को मान जी। लीजिए कि आपको ऑनलाइन काम करना है कि ऑफलाइन काम करना है, अच्छा। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे फिर ग्रह नहीं आता है। ओके। ऑनलाइन काम करना है तो आपका मिथुन राशि काम करेगी, और यदि आपको ऑफलाइन काम करना है तो मतलब कर्क राशि काम करेगी। आपको ट्रेडिंग का काम करना है, आपको होलसेल का काम करना है कि आपको रिटेल का काम करना है? यदि ट्रेडिंग होलसेल का काम करना है तो मिथुन राशि काम करेगी, और रिटेल का काम करना है तो तुला राशि काम करेगी। आपको किराए की अपना मोस्टली देखो कि लोग किराए पे जैसे ही कोई प्रॉपर्टी देते हाँ जी हैं हाँ जी। तो सामने वाला बंदा उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेता है जी। या किराया नहीं देता है। तो किराए की जो राशि है वो मिथुन राशि है। अब किराया फिर किसी ग्रह से नहीं देखा जाता है, जी
किराए की जो राशि है मिथुन राशि, यदि मिथुन राशि आपको अच्छे सिग्निफिकेटर दे रही है तो आपको किराए की इनकम का या ब्याज की इनकम का, देखो ना कितनी फाइनेंस कंपनी हाँ, इंडिया में बिल्कुल काम है। करती हैं, हाँ नॉन बैंकिंग फाइनेंस के रूप जी। में काम करती हैं। तो ये जो काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जी ये धनु राशि देखा जाता है, इसमें कोई ग्रह है ही नहीं है, जी तो ये धनु राशि देखा जाता है। धनु राशि यदि आपके अच्छे सिग्निफिकेटर दे रही है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहिए। आचार्य जी, मैंने अपने मतलब की बात निकाल ली अब, और मैं अपने आप से इसको रिलेट भी कर रहा हूँ जी कि हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, हम इतना पैसा डुबो देते हैं। हमने कोई काम करने का डिसीजन लिया, पैसा चला गया, नुकसान ले लिया हमने, समय चला गया, हमारा एनर्जी चली गई, मेंटली हम लोग अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हैं। तो मैं अब इस बात को ऐसे समझ पाया कि हम अगर बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना एक बार आपसे आके एडवाइस ले ली जाए, कुंडली के माध्यम से बता दिया जाए, तो उससे हमें और क्लियरिटी आ जाएगी। 100% सुभाष जी, मैं इस बात से कोई दोहराई नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपके मिलने वालों को या जो भी इस पॉडकास्ट को लोगों को देखेंगे, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम कोई भी एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, जो भी नया काम शुरू कर रहे हैं, आप चाहे एक छोटी सी दुकान ही शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लाखों रुपए तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आपको, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी को हम एक बहुत हल्के में लेते हैं, आप देखिए कि लोग घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट को लाखों करोड़ रुपए दे देते हैं, उनको परसेंटेज फिक्स कर दिया कि जितना मेरी घर की कॉस्ट आएगी उसका 7%, उसका 10% हम आपको देंगे। लेकिन और घर वाला मालिक क्या बोलता है, वास्तु आर्किटेक्ट को बोल देता है कि आप लगभग वास्तु से घर कर दो, जबकि आर्किटेक्ट तो वास्तु की 1% नॉलेज नहीं है। वो उठा के एक टॉयलेट कहीं भी बना देगा, किचन कहीं भी बना देगा, जहाँ पर उसको लगेगा कि कम से कम मेरी मेहनत हो, तो वो एक वास्तु एक्सपर्ट को हायर नहीं करते, वहाँ की एनर्जीज को बैलेंस नहीं करते। कभी कभी आप देखते होंगे कि एक घर में जाते ही तो हम लाखों रुपए कमाना शुरू कर देते हैं, करोड़ों रुपए काम को शुरू कर देते हैं, और कभी कभी एक घर में जाते ही हमारे साथ में सब कुछ चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की तीनों की नॉलेज हो। जी। मैं अपने कंसल्टेंसी में ये भी बताता हूँ कि आपको कहाँ बैठ के काम करना चाहिए। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। कि वहाँ का जोन, जो आपका जोन आपके साथ में लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा 11वां घर होता है ना, वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला जोन होता है, और वहाँ पर जो राशि बैठी हुई है, वहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है, यदि आप उस जोन में बैठ के काम कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट आना, ये मान लीजिए कि नेचुरली स्वाभाविक हो जाएगा। उसको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। रावण का नाम सबने सुना है, रामायण का नाम सबने सुना है, तो आपको क्या मालूम है कि रावण ने 9 के 9 ग्रहों को अपने पास में, अपने वश में कर रखा था। तो जब उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ था तो उसने उसके सभी के सभी ग्रहों को 11वें घर में जाकर बिठा दिया। तो वहाँ पर शनि ग्रह ने चालाकी से अपना स्थान बदल लिया और 12वें घर में जाकर बैठ गया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। मतलब कि रावण ये चाहता था कि जब मेरा पुत्र मेघनाथ हो तो सभी के सभी ग्रह कहाँ पर जाकर बैठ जाए, 11वें घर में, जो एकादश भाव है, जो लाभ का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति अजर अमर हो जाता। लेकिन शनि ग्रह ने चालाकी से अपना स्थान चेंज कर लिया। तो 11वां घर की इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस है जी। जब मेघनाथ ने इंद्रजीत को जीता तो उसने सभी ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, तभी उसने अपने मेघनाथ ने इंद्रजीत को जीत कर लाया। तो रावण का अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया था, तो लोग, देवताओं को ये लगने लगा था कि इसको अब नहीं मारा गया, इसके अहंकार को चकनाचूर नहीं किया गया, तो हम सब लोग आने वाले टाइम में बचेंगे नहीं। तो मैं आपको रावण की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, कि मैं आपको बता दूँ 11वां भाव आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, तीसरा भाव जो नेम एंड फेम का भाव है। आज हर आदमी चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट वो दुनिया में बहुत जल्दी नेम एंड फेम मिल जाए, मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से हो जाएं। 5वां भाव हेल्थ का है जी, और 7वां घर रिलेशनशिप का है। तो मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी में ये भी बताता हूँ कि आपको कौन सा व्यापार तो करना ही चाहिए, आपका लोगो कैसे डिजाइन करना चाहिए, आपको किस दिशा में बैठकर अपना ऑफिस बनाना चाहिए, और कहाँ पर आपको किचन बनानी चाहिए, कहाँ पे टॉयलेट बनाना चाहिए, और कहाँ पे आपके लोग बैठें, ताकि वहाँ के जो काम करने वाले आपके ही एम्प्लॉइज़ हैं वो आपके हमेशा फेवर्स में रहें, कहाँ पर आप अपना अकाउंट्स रखें, कहाँ पे आप अपनी सेल्स टीम बनाएं। आप देखिए मोस्टली लोग परेशान रहते हैं कि सर सेल्स टीम पूरा दिन ऑफिस में बैठी रहती है, कहीं जाती नहीं है। तो भैया आपने हो सकता है उनको एक ऐसे जोन में बैठा के रखा हो जो फिक्स जोन है, जो स्टेबिलिटी का जोन है, और एक ऐसा जोन होता है जो वायुव्य जोन है। यदि आपकी टीम मार्केट में जाकर काम करना चाहती है तो आपको वायुव्य जोन में बिठाना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई अकाउंट्स की टीम है, आप तो उसको काम बिठाना पड़ेगा स्टेबिलिटी के जोन में, ताकि वो टिक कर काम करें, बैठ कर काम करें। ऐसी बैक ऑफिस है, ऐसी फ्रंट ऑफिस है, तो इसका आपका बाहर का एलिवेशन कैसा होगा, अंदर से इंटीरियर कैसा होगा, तो ये सब एक चीज़ें घड़ी
कौन सी शेप की कौन से जोन में लगानी चाहिए। गोल घड़ी कभी भी ईस्ट जोन में नहीं लगती है, तो जैसे ही आप ईस्ट जोन में गोल घड़ी लगा दोगे, पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाएगा, वो शिकायतें करने लग जाएगा कि मेरे को धुआं उड़ रहा है, मेरे को फिर से परेशानी हो रही है, कट की आवाज़ें आ रही हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि आप इसको चेंज करेंगे तो आप अपने आप को नेचर के साथ में पाएंगे, प्रकृति के साथ में पाएंगे। हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है और आप भी पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, तो मतलब आपको आगे बढ़ने में जोर कम आएगा। और यदि हवा पूर्व से पश्चिम को चल रही है और आप पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हो, तो आपको जोर ज़्यादा है। तो ये मेरे कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी आपको नेचर से अलाइन कराती है, आपको प्रकृति से अलाइन कराती है। जैसे मान लीजिए कि अभी गर्मी है तो हमने एसी चला रखा है, तो अब गर्मी हमें को फील ही नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार से यदि आप भी चाहते हैं कि नेचर से, प्रकृति से कुछ चीज़ें हमें मिलें और वो हमारे साथ में आकर खड़ी हो जाए और आपका कर्म और भाग्य का अलाइनमेंट हो जाए, जब कर्म और भाग्य का अलाइनमेंट हो जाएगा तो फिर आप एक नहीं रहेंगे, एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे। और आप जैसे ही एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे तो आप देखेंगे दुनिया आपके पीछे होगी और आप एक लीडर के रूप में काम कर रहे होंगे। वाह मतलब एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जिस तरह की टिपिकल जो बहुत मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं वो भी बहुत आसानी से आपकी जीवन में सोल्व हो सकती हैं, ये जो मैंने आपसे सीखा अभी। और मैं चाहता हूँ ज़िंदगी का एक और बहुत बड़ा फैसला होता है जिसके बारे में भी मैं आपकी राय चाहता हूँ जी। मैंने कुछ लाइनें आपको मैं बोल सुनाऊंगा अभी जी। इतिहास में कहाँ दर्ज होते हैं वो युद्ध, आप सुनना, इतिहास में कहाँ दर्ज होते हैं वो युद्ध जो मन के भीतर चलते हैं जी। मतलब रिश्तों में जो तल्कियाँ हैं, जी। रिश्तों में जो तल्कियाँ हैं, और ये एक ऐसा डिसीजन होता है लाइक आज हम जो देख रहे हैं, अब इसको क्या कहें, जनरेशन गैप बोलें या आज जो रिश्ते जैसे हो रहे हैं और जितना जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं, या शादी करके रिश्तों में रह के भी लोग खुश नहीं हैं, तो एक अलग सी विचित्र सी एक इन्वायरमेंट बना हुआ है जी। और मेरे बहुत से सर्कल, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल, सबके यहाँ जब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं अमूमन ये बातें निकल के आ जाती हैं। तो इसके पीछे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें तो ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉर्ट आउट की जा सकती है। मुझे तो लगता है कि जब रिश्ता जब करने जाते हैं उससे पहले से ही इन चीज़ों के ऊपर केयर करना चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मैं फिर आपको बोलूँ कि एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको बोला कि हर कदम पे आपको गाइड करती है जी। आप रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में हमने देखा कि तालाक तभी होगा जब दोनों की कुंडली में तालाक के योग होते हैं, ठीक है। अब अक्सर हम लोग जब भी रिश्ता करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि गुण मिलान कर लेते हैं, और सेकेंडली हम क्या देखते हैं कि हम मांगलिक हैं या नहीं। हाँ। तो ये बहुत छोटी एक जानकारी है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपका 7वां भाव और सामने वाले का 7वां भाव कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। मान लीजिए कि आपको 36 में से 33 गुण मिल गए हैं और आप दोनों की कुंडली में तलाक के योग हैं किसी भी जातक की कुंडली में, तो 36 में से 33 गुण मिलकर भी आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो 7वां घर है ये हमें बताता है कि आपके रिश्तों में कितनी स्टेबिलिटी होंगी, कितना आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और कितनी आपकी मैरिज लाइफ या रिश्तों की लाइफ में चलेगी। अब रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता है, रिश्ता फादर बाप बेटे का भी है, रिश्ता माँ बेटे का भी है, रिश्ता बहन भाई का भी है जी। तो ऐसे हमारा जो 3rd हाउस है वो हमें छोटे भाई बहनों से रिश्ता बताता है, जो 11th हाउस है वो अपने बड़े भाई बहनों से रिश्ता बताता है। ऐसे ही हम अपनी भाभी के साथ में या हमारे साली के साथ में रिलेशन कैसे रहेंगे जी। तो मतलब कि ऐसा आप कुंडली के माध्यम से सभी के साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे, या वो हमें धोखा दे सकता है, बड़ा भाई धोखा दे सकता है या नहीं दे सकता, वाइफ धोखा दे सकती है कि नहीं दे सकती, तो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं और उसका हम कहीं ना कहीं उपाय भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी ऐसा नहीं कहती कि वो 100% चीज़ें आपकी सोल्व हो जाएंगी जी, लेकिन वो 70 से 80% चीज़ों को आपको सोल्व कर देती है। और मैं मानता हूँ कि 70 से 80% भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, इट्स मोर देन 100%। नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अगर एक्चुअली डायरेक्शन मिल गई तो उनको ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हाँ हूँ, जी। हुआ क्या कि कभी कभी दो मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जिनके आपस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता रहता है। जी। देखा कि वाइफ ने लाल कपड़े पहने और हस्बैंड ने काले कपड़े पहने हैं, तो मैंने कहा जैसे आप इन दोनों कपड़ों को पहन कर जाएंगे तो आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा ही होगा। तो क्या मैंने कहा जब भी आप उनसे मिलने जाए तो आपको येलो रंग के कपड़े पहनने हैं। ओके। तो मैंने उनको सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ पूछी और आपको जब भी सामने वाले से मिलने जाना है तो जी। आपको हरे रंग के कपड़े पहनने हैं, तो आपको जब भी सामने वाले से मिलकर जाना है आपको ब्लू रंग के कपड़े पहनने हैं, आपको ग्रे रंग के कपड़े पहनने हैं। तो वो इतना कहने से ही, इतना करने से उन दोनों के बीच में इतने अच्छा रिलेशन हो गया जी। कि वो देखे हैरान है कि सर इतना एस्ट्रोलॉजी, मैंने आपको क्या बोला कि सर कुछ उपाय नहीं है, जी। आपको गाइडेंस करती है। Right. क्योंकि जो ये कलर्स है ना,
इसको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में सूर्य है और किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिंह राशि है, तो आपस में क्या हो गए? शत्रु हो गए। अब इन दोनों का मित्र कौन सा है? गुरु ग्रह है। जी तो यदि आप दोनों की राशि हमने मैच कर लिया, अब देखा कि गुरु ग्रह को बीच में बिठा दिया जाए। मान लीजिए कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो दोनों लोग किसी की एक ऐसे बंदे को बीच में बिठा दिया जाए जो दोनों की बात सुनता हो, जी या दोनों उसकी बात सुनते हो, जी जी तो क्या होगा? कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। दोनों लोग कहेंगे ये बंदे तूने बात की है ना, तो जी। उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से हमें एक ऐसे ग्रह को बीच में लेके आना पड़ता है जो ग्रह से दोनों ग्रह ही डरते हैं, दोनों ग्रह उसकी बात मानते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि आपको येलो कपड़े ज़्यादा पहनने हैं, तो देखो हम तो लड़ाई नहीं हो रही है तो आपको हरे कपड़े पहने, अरे तो सर लड़ाई नहीं हो रही है, झगड़े ही नहीं हो रहे हैं, वो मेरे को समझने लग गया है जी। सर 5 दिन पहले नहीं समझ रहा था। तो जी, मेरे जी। कहने का मतलब है, मैं आपको ये की कह रहा हूँ कि जी। एस्ट्रोलॉजी को मैं लॉजिक से समझा। बिल्कुल ठीक और बात। जब मैंने इसको लॉजिक से समझा, जो जी। फिर मैंने उपाय, वो तो मेरे को एक बार सामने बोलता है फिर इतना करने से इतना कुछ हो जाएगा क्या? जी अरे मैंने कहा भैया करके तो देखो, Right. फिर मुझे बताओ। बिल्कुल। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ? यही तो मेरा ऑफिस है। मैं कौन सा आज यूएसए से आया हूँ, 2 दिन के लिए आया हूँ, बाद में मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा, मेरा कमेंट नहीं मिलेगा। तो मैं लोगों से बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी लॉजिक से है, और आप इसे बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। लेकिन करना किसको है? ऊपर वाले को। जी, जी, मेरा आपको गाइड करने का फ़र्ज है, और मैं गाइड किया, और मैंने अपनी लाइफ में इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स को करके देखा, जी लोगों पे करके देखा, और मुझे इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को देखने को मिले। तो मैं अब लोगों की ज़िंदगी को मैं सोच रहा हूँ कि जितना संवार सकता हूँ उतना संवारने की कोशिश में लगा हूँ। नहीं आचार्य जी, आप जो कर रहे हैं वो तो सराहनीय है। और एक्चुअली जब आपसे बात करते हैं ना, तो बातें मतलब इतनी होती हैं कि मन ही नहीं करता कि ऐसे ये समा ऐसे ही चलता रहे। और ये ज्ञान का जो सागर है, जो आपसे सीखने को मिलता है, जो जानकारियाँ आपको मिलती हैं, ये जानकारियाँ इसी तरह से लोगों को मिलती रहें। लेकिन आपके पास जो समय का अभाव है, उसका क्या उपाय निकाला जाए? तो आप ऐसा कुछ, क्योंकि आपका जो अपॉइंटमेंट लेना होता है उसके लिए भी वेट करना होता है, तो आप ज़रूर कुछ। तो मैंने इसके लिए यही सोचा है कि हम एक पोर्टल बना लेते हैं, जी उसमें आपको जो भी आंसर क्वेश्चन लेने हैं तो जी। आप उसका आंसर मेरे से ले सकते हैं। उसकी एक मिनिमम फीस हम रख लेते हैं, जी और उसके अलावा जिसको मेरे से पर्सनली मिलना है, तो फिर वो उसको एक जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कोई देखिए, जिसने अब पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी है, जी जी तो जी। मैं आज तो किसी को नहीं कह सकता ना कि आप पहले से अपॉइंटमेंट हम आपको दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी को क्वेश्चन इमीडिएट आंसर लेना है तो एक मिनिमम फीस पे करके वो अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को फ़ॉरेन जाना है कि मेरे सिर्फ उसको इतना ही जानना है कि मेरे फ़ॉरेन के योग हैं जी। या नहीं, या वो जानना चाहता है कि सब मेडिकल लूँ कि नॉन मेडिकल लूँ, उसको जी। भी इतना ही जानना है। राइट। तो एक क्वेश्चन को लिखे और अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजे, उसका हम पोर्टल हम बना देंगे। तो हम बता देंगे कि आपको कॉमर्स में जाना है, या आपको साइंस में जाना है, या आपको नॉन मेडिकल में जाना है, या फिर आपको फ़ॉरेन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसमें भी फ़ॉरेन में भी उसने 2 ऑप्शन भेज दिए कि मैं कनाडा जाऊँ या मैं यूएसए जाऊँ। तो उसको बता सकते हैं कि आपके लिए कनाडा अच्छा रहेगा, या फिर यूएस अच्छा रहेगा, या फिर आपके लिए दुबई अच्छा रहेगा। मैंने जब आप के पॉडकास्ट सुने हैं और जब मैं आपके जीवन के बारे में मैंने जब देखा, तो मैं आपसे ये बात और भी जानना चाह रहा था, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कि जो लोगों की हेल्थ है, जो उनका हेल्थ स्वास्थ्य है, जो बीमारियां होती हैं, ये भी हम एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है या नहीं पता चलता मैं है? आपको ये क्या बोला कि हाँ आप जी। अपनी लाइफ का किसी भी सवाल का अच्छा। आंसर आप इससे ले सकते हैं, तो उसी उपाय भी ले इससे सकते हैं उपाय भी फिर? ले सकते हैं। जैसे जी मान लीजिए आज की जो लड़कियों में मैक्सिमम जो समस्या आ रही है, पीसीओडी की आ रही है, जी। पीरियड्स की आ रही है, जी या उनकी स्किन के इशू आ रहे हैं, जी किडनी के इशू आ रहे हैं, यदि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये शुक्र ग्रह से दिखी जाती है। तो अब मैंने किसी को ये बोला कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जी। जो बच्चों लड़कियों के एग्स हैं वह प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है कि आपके 7वें घर में या फिर आपके 8वें घर में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर आपका शुक्र नीच का बैठा हुआ है। तो यदि आप उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि, और उसके बाद दवा लेते हैं, तो जी। आप अपनी लाइफ को 10 से 20 गुना ज़्यादा जल्दी फास्ट रिकवर कर सकते हैं। जैसे आप देखो कि मेरे को खुद को कैंसर था, जी जी जी। तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरे मारक और बाधक भाव एक साथ बैठे हुए थे, जैसे ही मैंने उनका उपाय करना शुरू किया और दवाई भी लगना शुरू हो गई। जो लोग मुझे बताया कि आपको 5 साल में रिलीफ जी। मिल सकता है, मुझे 6 महीने में ठीक हो गया। ओके। आप देख सकते हैं ना कि अभी तक यदि मैं उस बीमारी में रहता, आज से 4.5 साल पहले ही मैंने अपने आप को क्योर कर लिया, क्योंकि मैंने वो साथ में उपाय भी कर ली। राइट। मैंने वो चीज़ों को इग्नोर खाना शुरू कर दिया जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य ग्रह कमजोर है, जी तो जैसे ही सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो आज जातक को हार्ट की समस्या हो सकती है, आज जातक को माइग्रेन हो सकता है, जातक की इम्यूनिटी वीक रहती है। तो हम सूर्य ग्रह से संबंधित चीज़ें नहीं खाएं, जैसे सफ़ेद नमक नहीं खाएं, गेहूं को प्लेन नहीं खाएं,
या कभी ऐसा कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आपका सूर्य नीच का बैठा है तो आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, यदि सूर्य उच्च का बैठा है तो आपको सूर्य को जल देना है। कौन से कपड़े पहनने हैं, अब अक्सर लोग कहते हैं कि तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए, तांबे के गिलास में यदि आपका मंगल नीच का बैठा हुआ है और जैसे ही आप तांबे के लोटे में पानी पीना शुरू कर देते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अच्छा, आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। वो तो कहता है सर मैं 2 महीने से, वो किसी को बता थोड़ा ना रहा है जी जी, कि मैं तांबे के गिलास में पानी पीना शुरू कर दिया, वो सिंपल पी रहा है, आप भी पी रहे थे मैंने ही पीना शुरू कर दिया। तो भैया ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये पहले चेक कराना है कि मैंने आपको क्या बोला कि एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा दोनों साथ साथ हैं, दोनों आपस में सगे भाई हैं। ओके, तो आपको एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेदा क्यों बना, एस्ट्रोलॉजी की मदद से। राइट, जो वात पित्त कफ है, वात के रोग मैंने वायु के रोग, जी यदि आपके वायु से संबंधित जो दशाएं हैं, जैसे राशियां हैं या वायु से संबंधित जो ग्रह हैं वो आपके फेवर में नहीं है तो आपको वायु के रोग होंगे। पित्त मैंने अग्नि के संबंधित जो ग्रह हैं या मान राशियां 1, 5, 9 आपके फेवर में नहीं बैठे हैं तो अग्नि से संबंधित रोग होंगे। ये सूर्य या मंगल आपके फेवर में नहीं बैठे हैं। कफ यानी कि पानी, जी, तो पानी से संबंधित यदि वो ग्रह आपके फेवर में नहीं है तो आपको उससे संबंधित रोग होंगे। तो आयुर्वेदा में देखा तो आयुर्वेदा में सबसे पहले क्या कहा जाता है कि आपके पेट को साफ किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो छठा नंबर हमारी एस्ट्रोलॉजी में रोग ऋण शत्रु को बोला जाता है और 5वें घर को जो है आयुर्वेदा का घर बोला जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन का घर बोला जाता है, पेट का घर बोला जाता है। तो किसी भी घर का जो सबसे बड़ा नेगेशन है या दुश्मन है वो कौन सा है, उसके पीछे वाला घर है। ओके, तो छठा घर मैंने क्या बोला, रोग ऋण शत्रु का है, तो 5वां घर क्या हो गया, उसके जस्ट पीछे वाला घर हो गया। आपको घर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, चौथे घर का मालिक यदि 5वें घर में बैठा है तो घर का सुख मिलेगा। यदि चौथे घर का मालिक तीसरे घर में चला गया तो इसका मतलब आपको घर में वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है। तो ये समझने की कोशिश है, ये इतना सही काम है। यदि आपको ये बातें समझ में आ गई है, लॉजिक समझ में आ गए हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही तो सबसे पहले आयुर्वेदा कहाँ पे काम करती है, आपके पेट पे काम करती है, आपका पेट साफ करती है, क्योंकि 5वां घर आपका अच्छा होगा। 5वां घर क्या है, आपका पेट है। तो छठा घर आपका लोअर एब्डोमिन है, 7वां घर हमारे जेनेटिकल पार्ट्स हैं, 8वां घर हमारे जेनेटिकल पार्ट्स का अंदर का हिस्सा है, 9 नंबर थाई हैं, 10 नंबर हमारे घुटने हैं, 11 नंबर हमारे पिंडलियां हैं, 12 नंबर हमारा जो पैर हैं जी, 1 नंबर जो हमारा सिर है, 2 नंबर हमारा माथा या फेस है, 3 नंबर हमारे जो कंधे हैं, 4 नंबर हमारा छाती है, 5 नंबर हमारा पेट है। तो इसलिए सबसे पहले आयुर्वेदा पेट पे काम करता है, क्योंकि छठे नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, 5 नंबर, राइट। यदि आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है तो आपको पेट पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, हाँ। तो देखो ये बातों में कितना बड़ा रहस्य पता चला है। आप देखिए ना आयुर्वेद में सबसे पहले क्या पता है, आप अपने नाभि पे ये लगा लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपने नाभि पे ये लगा लो। नाभि क्या है, नाभि आपका 5वां घर है और छठा घर रोग ऋण शत्रु देता है और 5वां घर रोग ऋण शत्रु को मिटाता है, उसको खत्म करता है। क्या बात है। मैं इस बात से ये भी समझ पाया कि एस्ट्रोलॉजी गाइड करने का काम करेगी और आयुर्वेद आपको ट्रीट कर देगा 100%। देखो बिल्कुल अच्छी बात, क्या बात बाजी, बड़ा आनंद आ गया जी। तो मैंने आपको क्यों बोला, तो फिर यदि एस्ट्रोलॉजी सब कुछ कर देती फिर आयुर्वेद की जरूरत कहाँ थी। जी जी जी। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है, एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। यदि सब कुछ ही एस्ट्रोलॉजी तो फिर आयुर्वेदा की जरूरत ही नहीं थी। तो आयुर्वेद आपको बताती है कि कौन से पौधों से बनी हुई या कौन सी पत्तियाँ आपको खानी है। जैसे आप ये देखो आयुर्वेदा में कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं मार्केट में, वो उसको कहा जाता है कि जैसे तेरे को पेट की समस्या है तो आप एलोवेरा ले लीजिए, क्योंकि कौन से पत्ते, कौन सी जड़ी बूटियाँ, हर जड़ी बूटी किसी न किसी ग्रह से बनी हुई है, उसका रिलेशन है। ओके। तो उसके जैसे आप वो बनती है जी, तो उसकी वो जो हेल्थ है इशू जल्दी से ठीक हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो आचार्य जी आपका बहुत 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 धन्यवाद, और इसी तरह से आप लोगों की हेल्प करते रहें, सेवा करते रहें। तो दोस्तों आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोग नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं। मैं आचार्य सर को नॉर्थ ईस्ट लेके आ रहा हूँ। हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको किसी भी तरह की समस्या हो, उनके जीवन से जुड़ी हुई, चाहे उन्हें अपने करियर की बात है, चाहे उन्हें बिजनेस की बात है, चाहे रिश्तों की बात हो, प्रॉपर्टी लेना हो, घर लेना हो, या जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो, चाहे वो फार्मा का बिजनेस करते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कैसी भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं आचार्य जी से मैंने निवेदन किया है, इन्होंने हाँ भरी है। जल्दी ही हम एक डेट फाइनल करने वाले हैं और नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के लिए हम लोग वहीं पे आपके बीच में आके इस तरह से आपकी लाइफ से जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, समाधान देंगे। और आप में से जो भी लोग
प्रायर पहले से ही 1-to-1 काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, संभव है। तो जल्दी ही इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। और अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए, आप आए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। या